Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ई फिजिक्स पर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका, है ना। हमने सोलेनॉइड के अंदर या बाहर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। आज का अपना टॉपिक रहेगा टोरॉइड, यानी हम जानेंगे टोरॉइड क्या होती है, कैसे एक टोरॉइड बनाई जाती है ना। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कितना होता है, टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, कितना होता है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोरॉइड की कंस्ट्रक्शन की, कि टोरॉइड को बनाया कैसे जाता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि सिंपली जैसे हमने एक परिनालिका पढ़ी थी कि एक बहुत पतली सी और लंबी बेलनाकार नली लिया करते हैं और उस पर कॉपर का वायर आइसोलेटेड फेरों के रूप में ऐसे लपेट कर जब जो व्यवस्था बन जाती है उसको बोला करते थे हम एक परिनालिका, है ना, एक सोलेनॉइड। अब अगर मेरे पास में ये एक सोलेनॉइड है तो मैं क्या करूँ, इसके दोनों सिरों को ऐसे करके पकड़ूँ और यूँ करके सर्कुलर रूप में घुमा दूँ, है ना। ऐसे करके हम एक वलय के रूप में जब इसको आपस में दोनों सिरों को मिला देंगे तब जो व्यवस्था हमें दिखेगी उसको बोला करेंगे हम टोरॉइड। एक्चुअल में टोरॉइड ऐसे नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि हम इसको परिनालिका को कैसे बनाते थे कि कोई भी कुचालक नली लेते थे, जैसे चीनी मिट्टी की एक पतली सी नली लेकर उस पर तांबे का तार लपेटा हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि हम उसको ऐसे घुमा के टोरॉइड तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी एक समझने वाली बात है कि अगर मैं इस तरह से इन दोनों सिरों को पकड़ के और आपस में यूँ ज्वाइन कर दूँ तब जो परिनालिका जिस शेप में आ जाएगी, जिस नई आकृति में आ जाएगी, उस नई आकृति को ही हम बोला करेंगे कि ये टोरॉइड है। अब जब मैं इसको यूँ करके आपस में मिला दूंगा दोनों सिरों को तो अब जो व्यवस्था बनेगी उसके दोनों सिरे खत्म। अगर मैं इसको एक वलय के एक छल्ले के रूप में मोड़ देता हूँ किसी परिनालिका को तो अब उसमें कोई इस तरह का सिरा नहीं रहेगा, है ना, इस तरह का कोई भी एंड उसमें नहीं होगा। इसीलिए हम ऐसा भी बोल देते हैं कि जो टोरॉइड जो होती है वो एक प्रकार की अंतहीन परिनालिका है, क्योंकि दोनों सिरों को जब आपस में जोड़ देंगे तो एक सर्कल ऐसा करके बन जाएगा और सर्कल में कोई कहीं पर सिरा नहीं होता है। तो टोरॉइड को कई बार एक अंतहीन परिनालिका भी बोल देते हैं, एक एंडलेस सोलेनॉइड भी बोल देते हैं। एक्चुअल में जो टोरॉइड बनाई जाती है उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी कुचालक पदार्थ की और एक पतली सी वलय के रूप में एक नली लेते हैं, है ना, वृत्त के रूप में वृत्ताकार एक नली लिया करते हैं इस तरह से, जिसको टोरस बोलते हैं। वो नली मैं आपको एक बार यहाँ दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये हमने एक वृत्ताकार और नली ले रखी है जिसको हम टोरस बोला करेंगे, एक वलयज है इस प्रकार का। और इस प्रकार की जो नली है कुचालक पदार्थ की, अब हम इस पर तांबे का तार लपेटेंगे विद्युत रोधी फेरों के रूप में, है ना, आइसोलेटेड फेरों के रूप में इस पर बहुत सारे फेरे ऐसे करके लपेट देंगे। तब जो व्यवस्था सामने निकल के आएगी उसको बोला जाता है टोरॉइड। तो वो तार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास तार जो था कॉपर का काफ़ी लंबा वायर है, उस वायर का एक सिरा तो ये है ना, दूसरा सिरा पीछे होके आ रहा है इसके और फिर सामने कुछ ऐसे निकलेगा यूँ आके, फिर ये पीछे होके आएगा, फिर सामने ऐसे निकलेगा। और ये इसका ऐसे करके दूसरा सिरा ये निकला, है ना। तो मैंने एक काफ़ी लंबा वायर ले रखा था और उसके हज़ारों फेरे इस पर ऐसे ऐसे करके लपेट के अब जो व्यवस्था बना ली है इसी को बोला जाता है ये एक टोरॉइड है।
अब हमें करना क्या है कि इस टोरॉइड में कोई न कोई करंट फ्लो करना है, यानी कि जो दो सिरे हैं ना इस वायर के, इन दोनों सिरों को जब मैं बैटरी के किसी दो टर्मिनल के साथ में जोड़ दूंगा तो इसमें कोई न कोई करंट फ्लो होने लग जाएगा। सपोज करो इसमें ऐसे करके करंट आई फ्लो होता है इसमें, है ना, आई धारा यूँ जा रही है और ऐसे घूम घाम के और वापस आई धारा इसमें आकर ऐसे निकलेगी। अब अगर मैं यहाँ इस करंट को दिखाना चाहूँ, उसकी डायरेक्शन दिखाना चाहूँ, तो देखो पहले पीछे से धारा आ रही है ना, फिर सामने वाले फेरे में ऐसे करके निकलती है सामने की तरफ, फिर ये करंट पीछे से घूम के आएगी, फिर सामने ऐसे दिखेगी, फिर पीछे से घूम के आएगी, फिर सामने ऐसे दिखेगी। यानी कि जितने भी फेरे मैंने आपको इस फिगर में दिखाए हुए हैं, सब फेरों में करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसे करके होगी। तो इस तरह से जब हम टोरॉइड में कोई करंट फ्लो करेंगे ना, तो इसका जो प्रत्येक फेरा है वो अपने आप में एक धारावाही लूप बन जाएगा, एक करंट लूप बन गया। और जितने भी करंट लूप हैं, जितने भी फेरे हैं, उन सब का तल भी एक दूसरे के समांतर है। एक फेरा फिर उसके समांतर दूसरा, फिर ऐसे। अगर ये बहुत पास पास मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जितने भी फेरे हैं, अगर ये सब एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए रखे हैं, तब जाहिर है इन सब का तल भी एक दूसरे के लगभग समांतर होगा, पैरेलल होगा। अब हम ये देखते हैं कि इस टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। बाहर भी देखेंगे कैसा होगा, लेकिन सबसे पहले अंदर की बात करते हैं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, एक समान होगा या उसकी जो अलग अलग पॉइंट पर वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। तो जैसे मैं इनमें से कोई भी एक लूप आपको दिखाऊं इस तरह से कि ये एक लूप है, पहला वाला ही दिखा लिया मैंने, एक लूप है धारावाही लूप, उसका तल जो है वो ऐसे करके यूँ रखा हुआ है यहाँ पर, है ना। इसके आगे जो लूप है वो कुछ ऐसे करके रखा हुआ है, यूँ करके कुछ ऐसे है। अब हमें पता है कि कोई भी धारावाही लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वहाँ से जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो सब ऐसे निकलती हैं, है ना। जब निकलेंगी तो परपेंडिकुलर निकलेंगी, आगे जाके भले ही कहीं भी मुड़ सकती हैं। अगर ये अकेला लूप होता तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, वो ऐसे निकल के फिर यूँ फैलती इस तरह से, है ना। लेकिन सामने और भी लूप मिलते हैं इनको, तो उनकी वजह से अब इनकी नेचर कैसी होगी, अब इनकी आकृति किस तरह से बनेगी। तो देखो यहाँ से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली ऐसे यूँ करके, परपेंडिकुलर निकली, लेकिन अगर ये एकदम ऐसे ही सीधी चलती जाएगी बिना मुड़े, तो अगले वाले लूप पर ये परपेंडिकुलर नहीं मिलेगी। ये कोण 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। एक और लूप है जो कुछ ऐसे रखा हुआ है, फिर ऐसे रखा हुआ है ना। इस तरह से ये मुड़ते गए धीरे धीरे, लेकिन ये एक दूसरे के इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो हम इनको लगभग समांतर बोल दिया करते हैं। तो अगर ये जो फील्ड लाइन यहाँ से निकली है ये एकदम सीधी जाती है, तो आगे वाले जो लूप होंगे उनके लिए ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, है ना। केवल एक के लिए परपेंडिकुलर है, आगे ये है, इनके लिए ये परपेंडिकुलर नहीं है। और हम जानते हैं कि ये तो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, कि जिस भी सतह से निकलती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या जिस सतह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मिलती हैं, उनके लिए हमेशा वो परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं। तो अगले वाले लूप के लिए भी अगर इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा को लंबवत रहना है तो उसके लिए इसको थोड़ा सा घूमना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ दिखाना चाहूँ, ये पहला लूप, ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, इस तरह के लूप हैं। अगर ये रेखा सीधी यूँ निकल के जाती है तो अगले वाले लूपों के तल के लंबवत नहीं रहेगी। अगर मैं इस रेखा को इसके सब के लिए लंबवत रखना चाहता हूँ तो इसको फिर यूँ करके वक्रीय रूप में ऐसे करके घूमना पड़ा। यहाँ से निकली थी तब परपेंडिकुलर थी, अगले वाले पर जब मिली है तब भी परपेंडिकुलर है। फिर अगर यहाँ से सीधी निकल जाती तो फिर यहाँ पर लंबवत नहीं रह पाती, उसके लिए भी लंबवत रहना है तो इसको भी ऐसे करके घूमना पड़ेगा, तो फिर से परपेंडिकुलर हो गई, है ना। और फिर घूमेगी थोड़ी सी तो यहाँ फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसका मतलब इस बार एक लूप से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वो एकदम सीधी न जाकर ऐसे करके वो वृत्ताकार पथों पर यूँ मुड़ते हुए चलेंगी। यानी कि इसके अंदर अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाना चाहूँ तो जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो यहाँ से निकली है वो कुछ ऐसे घूमते हुए आएगी और वापस आके उसी पॉइंट पर मिल जाएगी। इसका मतलब इसका बंद पथ भी कंप्लीट हो गया। और एक और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह से जाएगी कुछ।
ये भी वापस आके मिल जाएगी, है ना। ऐसे बीच में जो दिखाना चाहूँ तो ये ऐसे जाएगी और वापस उसी पॉइंट पर आकर मिल जाएगी। तो सबके बंद पथ भी कंप्लीट हो रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं, है ना, इक्वल डिस्टेंस पर होंगी और सब एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हर पॉइंट पर एक समान होता है ना, क्योंकि सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं इस तरह से और लौट के वहीं पर आ रही हैं और सब बराबर बराबर दूरी पर भी होंगी जितनी भी मैं दिखाना चाहूँ। तो टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो तो हो गया एक समान। अब देखते हैं कि टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। बाहर से मतलब यहाँ या फिर यहाँ पर, है ना, ये दोनों ही जगह जो है वो टोरॉइड के बाहर हैं। यहाँ हम देखा लेते हैं तो इसका मतलब ये टोरॉइड के अंदर है। तो टोरॉइड के बाहर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर को तो आपको पता चलेगा कि अंदर से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस टोरॉइड से बाहर निकल के नहीं आई है। सब उसी के अंदर घूमते हुए अपने बंद पथों को कंप्लीट कर रही है। कोई भी लाइन बाहर नहीं निकल के आ पा रही है। जब एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा टोरॉइड से बाहर ही नहीं आ रही है तो मैं कह सकता हूँ कि टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, यानी कि इस वाले एरिया में मैग्नेटिक फील्ड 0, इधर ये वाला जो एरिया है इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। हाँ, इसके अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हर पॉइंट पर सेम है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अभी तक तो केवल हमने ये बात करी है कि टोरॉइड होती क्या है, एक्चुअल में टोरॉइड को कैसे बनाया जाता है, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है तो हर पॉइंट पर एक समान होता है और बाहर जो होता है वो बिल्कुल 0 होता है। अब हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके और ये पता करना है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नीट्यूड में, परिमाण में कितना होगा। तो कह सकते हैं कि ये भी एम्पियर्स लॉ का ही एक एप्लीकेशन हो गया। एम्पियर्स लॉ को इसमें भी हम लगा रहे हैं तब मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। तो अब फाइनली बात करते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमने ऐसा मान रखा है कि इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और साथ ही साथ ये मान लेते हैं कि इस टोरॉइड की एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है ना वो है n, है ना, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। तब हम इसमें एम्पियर का नियम लगा के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एम्पियर्स लॉ है क्या, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ b dl cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट समेसन I, है ना। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इसके अंदर एक बंद एम्पीरियन पथ लेना पड़ेगा सिमेट्री का यूज करते हुए कि जिस पॉइंट पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हो उस पॉइंट से होकर जाए और उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम हो, ऐसा भी हम ले रहे हैं। इसके अलावा हमें समेसन I की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी और हम उस बंद पथ पर जो अल्पांश लेते हैं वो कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, थीटा की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस चित्र में कहीं पर भी एक छोटा सा बंद लूप दिखा देता हूँ। तो मैं वो अब की बार जो बंद लूप ले रहा हूँ वो अपनी सुविधा के लिए देखो ये लिया, यानी टोरॉइड के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो अंदर ही यहाँ पर एक ये इस तरह का बंद एम्पीरियन लूप ले रखा है, ये वाला वृत्ताकार रूप में। और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है, ये इसका सेंटर हो गया, है ना। इसकी जो रेडियस है वो मैंने अपनी तरफ से स्मॉल r मान रखी है। ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर लें, आप इस वाले को भी ले सकते थे, ये भी एक बंद एम्पीरियन लूप हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने जो टोरॉइड की माध्य त्रिज्या थी ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या थी, क्योंकि टोरॉइड में तो बहुत सारी त्रिज्याएं बन सकती हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अलग होगी, ये अलग होगी, वो अलग होगी। एकदम मिडिल में जो त्रिज्या होगी उसको हम मीन त्रिज्या, माध्य त्रिज्या बोलेंगे। तो उतनी ही त्रिज्या का मैंने जानबूझकर एक बंद एम्पीरियन लूप ले रखा है। आप कम ज़्यादा त्रिज्या का भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमने एक एम्पीरियन लूप ले लिया और अब हम इस पर किसी भी एक डायरेक्शन में चलते हुए कोई एक अल्पांश ले सकते हैं। मान के चलें मैं इस बंद एम्पीरियन लूप पर ऐसे चलता हूँ, यूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो कहीं भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे ये एक एलिमेंट ले लिया मैंने, छोटा सा भाग ये वाला, इस तरह से, ठीक है ना। इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी जो लेंथ है वो है dl। अब हम बात करेंगे कि थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी होगी। तो थीटा किन किन के बीच का एंगल होता है, जो अल्पांश हमने लिया है उसकी डायरेक्शन तथा उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना, इसको हम थीटा बोलते हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि जहाँ मैंने ये एलिमेंट दिखाया हुआ है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है।
तो उसके लिए मुझे पहले करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ये देखें, यहाँ से पहले करंट यूँ पीछे गया था, फिर सामने आई थी धारा ऐसे करके, फिर पीछे, फिर सामने आई है। यानी कि मेरी तरफ से देखोगे तो ये वाला जो तल था, ये वाला जो फेरा है ना, इसको अगर मैं ऐसे करके दिखाऊं यहाँ पर, ये वाला जो पहला फेरा है, इधर से चल रहे हैं हम यूँ करके, ये जो पहला फेरा है इसका मेरी तरफ वाला जो तल होगा वो काम करेगा एस ध्रुव का, क्योंकि उसमें करंट ऐसे जा रहा है। मेरी ओर से देखने पर ये करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो इस सरफेस का या इस लूप का मेरी तरफ वाला जो सरफेस है ना, वो तो काम कर रहा है एस ध्रुव का। तो जब ये एस ध्रुव का काम कर रहा है तो उधर वाला एन का काम करेगा। ऐसे ही ये वाले फेरे का मेरी तरफ वाला जो सरफेस होगा वो काम करेगा एस ध्रुव का, तो दूसरी तरफ वाला काम करेगा एन ध्रुव का। इसका मतलब ये हो गया कि ये पहला फेरा इसका, और ऐसे घूम के आऊँगा तो ये अंतिम फेरा है ना। पहले फेरे का मेरी तरफ वाला जो तल है, जो पृष्ठ है, वो तो काम कर रहा है एस ध्रुव का, तो अंतिम फेरे का इधर वाला जो तल होगा वो काम करेगा एन ध्रुव का। और हमें पता है कि कोई भी व्यवस्था जो होती है मैग्नेट वाली, उसके अंदर जो फील्ड लाइन चलती है वो हमेशा एस से एन की तरफ चलती हैं, बाहर एन से एस और अंदर चलती हैं एस से एन की तरफ। तो अगर मेरी तरफ वाला ये वाले फेरे का मेरी तरफ वाला जो सरफेस है वो एस ध्रुव का काम कर रहा है, तो ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो सब यूँ आ रही होंगी घूम के ऐसे। इनको मैं डायरेक्शन ऐसे दिखा सकता हूँ कि जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा मैंने आपको दिखाई हुई हैं उन सब पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऐसे करके वो सब ऐसे घूम रही हैं। तो जहाँ मैंने एलिमेंट लिया वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही होगी एलिमेंट की डायरेक्शन में। इसलिए थीटा की जो वैल्यू होगी वो हो गई कितनी, 0 है ना। थीटा की वैल्यू हमें पता चल गई 0 है यहाँ पर। अब देखेंगे समेसन आई। समेसन आई का मतलब जो बंद पथ, जो बंद एम्पीरियन लूप हमने ले रखा होता है उसके द्वारा कितनी कुल धारा घेरी गई है ना। जो भी धाराएं घेरी गई हैं उन सब का बीजगणितीय योग। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि मैंने जो आपको ये बंद एम्पीरियन लूप जो दिखाया हुआ है, बंद पथ जो दिखाया हुआ है, इसने जितने भी इस टोरॉइड में फेरे थे सबको घेर रखा है। देखें ना, ये वाला जो लूप है इसके अंदर होके यूँ फेरा आता है ना, ऐसे करके फिर बाहर होके जाता है, तो ये फेरा इसने घेर रखा है। फिर दूसरा फेरा इसके अंदर होके आता है ना, फिर बाहर होके जाता है। फिर तीसरा अंदर होके आता है, बाहर होके जाता है। इसका मतलब सारे फेरे अंदर होके आ रहे हैं यूँ ऐसे करके, यूँ निकलते हैं फिर ऐसे करके बाहर होके जाते हैं। तो सब में एक धारा यूँ आई है, पहले वाले फेरे में मैं कह सकता हूँ कि आई धारा निकल गई यूँ करके, है ना, ऐसे करके। फिर वो आई धारा बाहर होके आई है, फिर दूसरे फेरे में फिर से आई धारा आई है। तो 2 फेरे अगर घेरे होते तो सब में आई और आई धारा आ गई। ऐसे ही तीसरे फेरे में भी आई धारा आएगी, फिर चौथे फेरे में भी आई धारा आएगी। अब इसने सारे ही फेरों को घेर रखा है, और ये सारे फेरे हैं कितने, मैंने माना हुआ एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो ये लंबाई कितनी है, अगर मैंने रेडियस r मानी हुई है तो ये जो लंबाई होगी वो होगी 2πr। अगर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है तो फिर 2πr लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या कितनी होगी, तो मैं कह सकता हूँ 2πr इंटू n, है ना। एकांक में n फेरे तो 2πr लंबाई में इतने फेरे, और जितने फेरे उतनी धाराएं, है ना। एक फेरा तो एक धारा यूँ जा रही है, फिर दूसरे फेरे में आती है यूँ घूम के, फिर तीसरे फेरे में यूँ आती है घूम के। तो जितने फेरे इसने घेर रखे हैं सब में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब इतने फेरे अगर घेर रखे हैं, प्रत्येक में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके द्वारा घेरी गई कुल धारा कितनी होगी, तो इंटू आई। ये मुझे समेसन आई की वैल्यू मिल गई, है ना। आप एक बार वो परिपाटी लगा के ये और देख सकते हैं कि समेसन आई की ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। उसके लिए मुझे क्या करना होता है कि जिस डायरेक्शन में मैं चलना स्टार्ट करता हूँ बंद लूप पर, उस दिशा में तो अपनी उंगलियों को घुमाना है, ये दाएं हाथ की। अंगूठे के डायरेक्शन में जो धाराएं होंगी वो सब पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव। तो मैं ऐसे चल रहा था, इस पर उंगलियाँ ऐसे घुमाई, अंगूठा बाहर आ रहा है। अब देखो जितनी भी धाराएं हैं ना लूप के अंदर होके, जो बाहर होके जा रही हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप ये ना सोचें कि ये धारा यूँ करके जाती है, यूँ आ रही है फिर वापस भी जा रही है। आ ही रही है अंदर होके, तो जा तो वापस बाहर होके रही है, और बाहर होके जो धाराएं जाती हैं उनसे हमारा कोई लेना देना होता नहीं है। हम केवल समेसन आई में उन धाराओं को इंक्लूड करते हैं जो धाराएं वास्तव में अंदर होके आ रही होती हैं।
है ना, बाहर होके जाने वाली धाराओं से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो बंद पथ ने धाराएं घेर रखी हैं। तो देखो ये वाली धारा यूँ गई थी और ऐसे निकल के आई थी, इसका मतलब क्या अंगूठे की दिशा में ही है, इसलिए पॉजिटिव। फिर यूँ करके गई है लेकिन अंदर होके जब आई है तो फिर ऐसे आई है, तो ये भी पॉजिटिव। तो जितनी भी करंट होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, इसीलिए समेसन आई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। तो फाइनली हमें पता चल गया थीटा की वैल्यू 0, समेसन आई की वैल्यू ये, बी की वैल्यू इस लूप के हर पॉइंट पर सेम होगी, क्योंकि टोरॉइड के अंदर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, इसलिए इस पूरे पथ पर चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर बी की वैल्यू कांस्टेंट है तब मैं इसको ला सकता हूँ बाहर, है ना। तो बी आ गया बाहर, अंदर बचा डी एल और कॉस 0 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये 2 पाई आर एन आई, ये इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई आर एन आई। अब ये तो 1 हो गया, cos 0 तो है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो डी एल का मतलब ये वाला जो छोटा सा सेगमेंट मैंने ले रखा था इसकी लंबाई है, और बंद पथ के लिए पूरे का समाकलन कर दूंगा तो ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट यहाँ पर होंगे सबकी टोटल लंबाई, इसका मतलब इसकी परिधि, इसका मतलब वो 2 पाई आर है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2 पाई आर एन आई, है ना। 2 पाई आर से 2 पाई आर ये कैंसिल हुआ, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यानी कि ये होता है टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड को आप थोड़ा सा अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि स्मॉल n क्या है, तो ये तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। अगर मुझे ऐसे बता दिया जाए कि इस टोरॉइड में टोटल फेरों की संख्या जो है वो कैपिटल N है, फेरों की टोटल संख्या अगर कैपिटल N है, और इसकी जो माध्य त्रिज्या है ना, जो मीन रेडियस है, ये वाली जो त्रिज्या है बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से लेके चलेंगे यहाँ तक की दूरी, वो अगर स्मॉल r है, तो क्या रिलेशन होगा इन सब में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इतनी, फेरों की टोटल संख्या इतनी, त्रिज्या जो है इसकी वो इतनी है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होगा। अब हमें पता है ना कि फेरों की कुल संख्या कितनी है n, एकांक लंबाई में कितने फेरे स्मॉल n, ये टोटल लंबाई कितनी होगी 2 पाई r, अगर रेडियस r है तो ये टोटल लंबाई कितनी होगी 2 पाई r। अगर एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो फिर 2 पाई r लंबाई में फेरे कितने होंगे 2 पाई r इंटू n, यानी कि पूरी कुल लंबाई में फेरों की कुल संख्या इतनी होगी, और फेरों की कुल संख्या को हम कैपिटल N से शो कर रहे हैं पहले ही, तो इसका मतलब ये कैपिटल N की वैल्यू है। यहाँ से अगर n स्मॉल n की वैल्यू निकाली जाती है तो कैपिटल N अपॉन 2 पाई r, है ना। स्मॉल n की वैल्यू उठाएंगे और इसकी जगह रख लेंगे b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और इसकी जगह ये n, फिर उसके बाद में ये i अपॉन ये 2 पाई r, तब मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा उस कंडीशन में।